बात करेंगे भारत में शिक्षा संबंधी विभिन्न समितियां एवं आयोग। ये समितियां एवं आयोग किस किस वर्ष गठित हुए और इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए या फिर इनके क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहला जो भारत में समिति गठित हुई वह थी मैकाले का विवरण पत्र। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है और जो सुझाव देती है उसे कहा जाता है मैकाले का विवरण पत्र। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1835 ईस्वी में एक समिति गठित की जाती है और लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर ये जोर देते हैं। मैकाले ने जो विवरण पत्र प्रस्तुत किया था उसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इसके बाद 1854 ईस्वी में वुड का आदेश पत्र आता है। इनका पूरा नाम चार्ल्स वुड था और चार्ल्स वुड के आदेश पत्र के नाम से यह समिति अपनी अनुशंसा देती है। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में यह समिति गठित होती है और 1854 ईस्वी में यह अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसमें यह माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रणाली का सुझाव देती है कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें जो है आर्थिक सहायता के लिए अनुदान प्रणाली लागू होनी चाहिए। इसके बाद 1882 ईस्वी में हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के भी नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग जो है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इसलिए इसको हंटर आयोग कहते हैं और यह 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। हंटर आयोग कहता है कि माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रणाली का सुझाव यह भी देता है। जो वुड के आदेश पत्र में कहा गया था वह वही जो है हंटर के आयोग हंटर कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है और हंटर आयोग भी कहते हैं या भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो इसने वही सेम अनुशंसा की थी जो चार्ल्स वुड ने की थी। इसके बाद 1902 ईस्वी में जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में गठित किया जाता है, इसलिए इसको लॉर्ड कर्जन आयोग भी कहा जाता है। तो विश्वविद्यालय आयोग जो है यह कुछ अनुशंसा देता है। यह बतलाता है कि इंटरमीडिएट कक्षाएं तोड़ने एवं केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही मैट्रिकुलेशन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होनी चाहिए। यह इसलिए कहता है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन्हीं को ही केवल मैट्रिकुलेशन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होनी चाहिए। यह जो है शिक्षा व्यवस्था को और कठोर करने की जो है दिशा में अपने सुझाव देता है और विश्वविद्यालय स्तर पर भी सुधारों के लिए यह कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत किया करता है। तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में अपनी अनुशंसा दी थी और इसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सैडलर आयोग का गठन होता है। सैडलर आयोग जो है डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में गठित होता है और यह 1917 ईस्वी में अपनी अनुशंसा देता है। यह कहता है कि इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना एवं प्रत्येक प्रांत में शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए। जैसे कि आज आप देखते हैं कि जो प्रत्येक राज्य उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद आयोग, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, तो इस प्रकार से जो शिक्षा परिषद बनाए गए हैं वो सैडलर आयोग की अध्यक्ष जो है अनुशंसा पर ही बनाए गए थे। सैडलर ने जो है ये अनुशंसा की थी 1917 ईस्वी में कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा परिषद होने चाहिए और इंटरमीडिएट कॉलेजों की भी स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद 1929 ईस्वी में हर्टांग समिति आती है। हर्टांग समिति का गठन होता है। हर्टांग समिति जो है सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में गठित होती है। यह समिति बतलाती है कि माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिए जाने का सुझाव देती है। यानी जो माध्यमिक शिक्षा थी, जो कक्षा 5 से ऊपर की शिक्षा, तो उस शिक्षा में व्यावसायिक विषयों को जो है शामिल करने का सुझाव देती है। यह समिति 1929 ईस्वी में अपनी अनुशंसा देती है। इसके बाद 1936 ईस्वी में आता है HS वुड रिपोर्ट, वुड एक्ट रिपोर्ट। यह जो है SH वुड की अध्यक्षता में यह समिति गठित होती है और यह अपनी रिपोर्ट जो है वुड एक्ट रिपोर्ट के नाम से अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा माध्यम बनाने पर यह रिपोर्ट जो है सुझाव देती है और यह 1936 ईस्वी में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद 1944 ईस्वी में जो है सार्जेंट रिपोर्ट आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सार्जेंट रिपोर्ट
और यह जो है सरजॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में गठित की गई समिति यह जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो कि सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। 1944 में यह रिपोर्ट कहती है कि साहित्यिक एवं प्राविधिक विषयों की स्थापना, साहित्यिक और प्राविधिक विषयों की स्थापना पर यह जो है जोर देती है। इसके बाद 1948 ईस्वी में एक समिति आती है जिसका नाम है ताराचंद समिति, और इसे माध्यमिक शिक्षा समिति भी कहा जाता है। यह समिति डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में गठित की जाती है, और यह समिति बतलाती है कि माध्यमिक शिक्षा जो है 12 वर्ष और बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना पर भी यह जोर देती है। यह समिति कहती है कि जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसे 12 वर्ष तक की शिक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा कहलाई जाए, और बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना जो है बनाने पर जोर देती है। तो ताराचंद समिति जो है 1948 में इसे माध्यमिक शिक्षा समिति भी कहा जाता है। इसके बाद 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित होता है जिसे राधाकृष्णन आयोग कहा जाता है। यह आयोग अनुशंसा देता है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देता है, यानी जो उच्च शिक्षा थी उसके संबंध में यह जो है सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत करता है कि उसमें किस प्रकार से गुणात्मक सुधार किए जाएं। इसके बाद 1952 ईस्वी में एक आयोग गठित होता है जिसका नाम है मुदालियर आयोग। यह आयोग डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में गठित होता है, और यह आयोग अपनी अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा को लेकर देता है। यह बताता है कि माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि और सुधार हेतु सरकार को सुझाव देता है, यानी जो माध्यमिक शिक्षा थी उसमें किस प्रकार से अभिवृद्धि की जा सके एवं उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सके। इसलिए इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी के नाम से भी जाना जाता है, मुदालियर आयोग। और उच्च शिक्षा आयोग जो है राधाकृष्णन आयोग को कहा जाता है। तो राधाकृष्णन आयोग 1948 और मुदालियर आयोग 1952 में गठित होता है जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसके बाद 1953 ईस्वी में एक और आयोग गठित होता है जिसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग बतलाता है कि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देकर उनके स्तर से उनको उठाना, यानी जो विश्वविद्यालय हैं उनको किस प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि उनमें जो है अभिवृद्धि हो सके, उनमें सुधार हो सके। इसके तुरंत बाद 1955 ईस्वी में एक अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन होता है, और यह परिषद बतलाता है कि माध्यमिक शिक्षा के विकास को किस प्रकार से दिशा प्रदान करना है। इसके तुरंत बाद 1955 में ही एक अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद का गठन होता है, और यह जो है प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु परामर्श देता है। 1957 में 1957 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन होता है, और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद जो है यह अपने सुझाव देता है और उसमें बताता है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, यानी जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके बाद 1961 ईस्वी में 1961 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं कोठारी परिषद का गठन होता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो है परिषद के नाम से गठित होती है, और ये जो है बतलाती है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना और प्रशिक्षण परिषद किस प्रकार से सुधार लाया जाए। तो इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको कि हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं। तो एनसीईआरटी का गठन 1961 ईस्वी में होता है, और यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास करने की दिशा में गठित किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद था, जिसे कि एनसीईआरटी के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद 1964 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग गठित होता है जिसका नाम है कोठारी आयोग। इसको कोठारी परिषद या कोठारी आयोग के भी नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार को परामर्श दिया था। 1964 से 1966 के मध्य यह आयोग जो है कार्य करता है, और यह शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार लाने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है कि शिक्षा में किस प्रकार से सुधार लाया जाए। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक यह जो है अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। तो यह 1964 में यह आयोग गठित होता है। इसके बाद
1968 ईस्वी में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है शिक्षा के समुचित विकास हेतु आधार प्रदान करने के विषय में अपने सुझाव प्रस्तुत करती है। इसके बाद 1979 में जो है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। 1979 में जो है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत होती है और प्रौढ़ लोगों को जो कि 15 से 35 वर्ष के हैं और को कार्यशील साक्षरता उनको प्रदान करने की दिशा में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देती है और प्रौढ़ शिक्षा की भारत में शुरुआत होती है। इसके तुरंत बाद 1979 में ही अनौपचारिक शिक्षा योजना प्रारंभ होती है, जिसमें कि 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल के बाहर के बच्चों को अल्प अवधि शिक्षा की व्यवस्था जो है की जाती है। इसके बाद जो है 1985 में जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जिसको कि हम इग्नू के नाम से जानते हैं। यह जो है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करती है। यानी इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें कि हम दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी घर रहकर ही शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है और इसमें जो है विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूर रहकर भी शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो उसका यह एक इग्नू जो है एक उदाहरण था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यह दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। इसके तुरंत बाद 1986 में जो है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और यह शिक्षा नीति बताती है कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार देश में शिक्षा को विकसित करने हेतु दिशा देना। यानी जिस प्रकार से देश में जो है परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है और दिन प्रतिदिन नए परिवर्तन आ रहे हैं, उसके अनुसार किस प्रकार से शिक्षा को भी परिवर्तित किया जाए, तो यह उस दिशा में एक बहुत ही विस्तृत रूपरेखा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसके तुरंत बाद ही सरकार 1987 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत करती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है यह प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं जुटाने के संबंध में थी। यानी जो प्राथमिक विद्यालय थे उनमें भौतिक सुविधाओं को किस प्रकार से उनमें जो है उपलब्ध कराया जाए, उसके संबंध में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत 1987 में की जाती है। 1987 ईस्वी के बाद 1988 ईस्वी में एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम की शुरुआत होती है और इसके माध्यम से 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील साक्षरता प्रदान करने की दिशा में एक कदम उठाया जाता है। 1988 ईस्वी में ही जो है एक अनशिक्षण निलयम योजना की शुरुआत होती है, जो है निलयम योजना के नाम से जो है एक योजना चलती है 1988 में और इस योजना का कार्य था कि साक्षरता प्रसार हेतु वातावरण तैयार करना। यानी साक्षरता किस प्रकार से लोगों के बीच को समाज में पहुंचाई जाए, साक्षरता का कैसे प्रसार किया जाए, तो साक्षरता के प्रसार हेतु वातावरण कैसे तैयार करना है, तो इसलिए वन शिक्षण निलयम योजना की शुरुआत जो है 1988 ईस्वी में की जाती है। इसके बाद 1989 में जो है राष्ट्रीय ओपन स्कूल की शुरुआत होती है। इसका मेन मकसद था कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को माध्यमिक शिक्षा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान करना। यानी ऐसे बच्चे जो कि विद्यालय छोड़ चुके हैं उन्हें माध्यमिक शिक्षा किस प्रकार से दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रदान कराई जा सके, तो 1989 में राष्ट्रीय ओपन स्कूल की शुरुआत की जाती है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो है शिक्षा संबंधी आयोग, समितियां और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव और वो किस वर्ष में उनका गठन किया गया, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी टेट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, केवीएस एग्ज़ाम और डीएसएसबी एग्ज़ाम, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि शिक्षा संबंधी जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या डीएसएसबी का पेपर हो या यूपी टेट हो या एमपी टेट हो, किसी भी शिक्षा संबंधी जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं के लिए ये आयोग, समितियां और उनके द्वारा दिए गए सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।